दोस्तों, अगर कोई आपको आकर यह बताए कि एक भेड़ ने इंसान जैसा बच्चा पैदा किया है, तो आप यकीन करेंगे या नहीं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक भेड़ ने इंसान का बच्चा पैदा किया, और जब सच्चाई सामने आई, तो लोग हैरान रह गए। आइए, सुनते हैं पूरी कहानी। पुराने जमाने की बात है, जब ना बिजली थी ना पक्के रास्ते। दिन में बैलगाड़ियों की चरमराहट सुनाई देती थी और रात में बस झींगरों की आवाज। ऐसे ही एक गांव था, बांसनगर। छोटा सा गांव था, मगर लोगों का दिल बड़ा। मिट्टी के घर, पीपल और नीम के पेड़, गाय भैंसों की रभाट और लोगों के दिलों में बसी सादगी, यही इसकी पहचान थी। गांव में एक चौपाल थी, जहां हर शाम लोग इकट्ठा होते थे। वहीं हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच कई तरह की बातें चलती थीं। खेती की, रिश्तों की, पराए अपने की और कभी कभी किसी के अकेलेपन की भी। और ऐसे ही अकेलेपन का एक नाम था, अफसार। अफसार कोई आम इंसान नहीं था। उम्र 40 साल के पार थी, लेकिन शादी नहीं की थी। वजह किसी को मालूम नहीं थी। न लड़कियों की कमी थी न घर की, बस वो नहीं चाहता था शादी। गांव वालों को उसकी बात समझ नहीं आती थी। कभी कभी कोई पूछता, अरे अफसार, कब लाएगा बहू इस घर में? तो वह बस हंस देता, मेरे घर में तो पहले से एक राजकुमारी है, और किसे लाऊं? लोग समझ नहीं पाते कि वह किसकी बात कर रहा है। कुछ समझते, कुछ बस हंसकर टाल देते। लेकिन गांव में सब जानते थे कि उसकी जिंदगी में एक ही चीज है जो उसके चेहरे पर मुस्कान लाती थी। एक भेड़, जिसका नाम था चिक्की। अफसार की भेड़ चिक्की पूरी तरह सफेद नहीं थी। उसकी पीठ पर काले धब्बे थे। उसकी आंखें कुछ अलग थीं, प्यारी मगर गहरी, जैसे उसमें कोई बात छुपी हो। चिक्की जब छोटी थी, तब अफसार ने उसे एक बीमार हालत में गांव के बाहर झाड़ियों से उठाया था। बाकी लोग उसे मरने के लिए छोड़ चुके थे, लेकिन अफसार ने उसे उठाया, घर लाया और अपने हाथों से उसकी देखभाल की। उस दिन से चिक्की बस उसी की हो गई। वो भेड़ नहीं, मानो उसकी दोस्त बन गई थी। अफसार की जिंदगी में कोई नहीं था। माँ बाप दोनों का इंतकाल हो चुका था। एक बड़ी बहन थी जो ब्याह के बाद कभी लौट कर नहीं आई। कोई रिश्ता ऐसा नहीं था जो उसके खाने में नमक बन सके। बस एक चिक्की थी जो बोल नहीं सकती थी, लेकिन शायद समझ जाती थी। जब अफसार थकाहारा खेत से लौटता, चिक्की दरवाजे पर इंतजार करती। जब वह कुछ कहता, चिक्की की आंखें जवाब देती। जब बारिश होती, वह उसे भीतर लाकर चादर ओढ़ा देता। रात में दोनों अक्सर आंगन में बैठे रहते। अफसार बातें करता, चिक्की सुनती, चिक्की तू नहीं होती तो मैं कब का पागल हो जाता। गांव के कुछ लोग अफसार को समझते थे, मगर कुछ लोग ताने मारते, क्या कोई भेड़ से इतना लगाव कर सकता है? अफसार की तो अक्ल मारी गई है। बीवी नहीं मिली तो जानवर को ही बीवी बना लिया। कुछ लोग कहते, उसके घर के पास से भेड़ की आवाजें रात भर आती हैं, लगता है कोई बात तो है। तो कुछ सोचते, अफसार की आंखों में कुछ ऐसा है जो डराता भी है और दुखी भी करता है। चिक्की की देखभाल अब अफसार कुछ अलग अंदाज में करने लगा था। वो उसके लिए और मुलायम बिस्तर बनवाता, दूध में बादाम घोलकर पिलाता। कभी कभी चिक्की को गांव के कुएं के पास नहलाता और खुद उस पर हाथ से पानी डालता, जैसे कोई बाप अपने बच्चे को नहला रहा हो। गांव की औरतें देखती और आपस में खुसर पुसर करती, क्या भेड़ के पेट में कुछ है? खैर, गांव देहात में बातें तो होती रहती हैं। एक दिन बांसनगर में सुबह कुछ अजीब थी। आसमान बादलों से ढंका हुआ था और हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। अफसार के घर के पिछवाड़े की झोपड़ी से भेड़ की कराहने की आवाजें आ रही थीं। चिक्की अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसका पेट अब और भी ज्यादा फूल चुका था। वह चलती भी नहीं थी, बस जमीन पर बैठी रहती और हल्की हल्की सिसकियां निकालती। अफसार उसके पास बैठा था, माथे पर पसीना और आंखों में बेचैनी। कुछ तो गड़बड़ है चिक्की, तू तो हमेशा मजबूत रही है, आज ये हालत क्यों है? उसने उसके पेट पर हाथ रखा और महसूस किया कि अंदर कोई हरकत हो रही है, लेकिन यह कोई आम बच्चा नहीं लग रहा था। कुछ अलग था, बहुत अलग। अफसार एक पल और इंतजार नहीं कर सका। वह झटपट उठा, दरवाजा खोला और नंगे पांव भाग पड़ा गांव की उस कच्ची गली में, जहां उसकी पुरानी पड़ोसन दाई अम्मा, जिसे गांव में सब पड़ोसन आपा कहते थे, रहती थी। दाई अम्मा करीब 60 साल की होंगी। दो दो पीढ़ियों के बच्चे उनके सामने पैदा हुए थे। उनकी मौजूदगी में गांव की औरतें सुकून महसूस करती थीं। जब अफसार उनके दरवाजे पर पहुंचा,
सांसें उखड़ रही थीं। अम्मा अम्मा, जल्दी चलिए मेरे घर। पड़ोसन आपा घर के आंगन में बैठी हाथ में आटा सान रही थी। क्या हुआ अवसार? किसका बच्चा? तेरी तो कभी शादी ही नहीं हुई। अवसार हांफते हुए बोला, मैं आपको अपनी भेड़ के लिए बुलाने आया हूं। चिक्की की हालत बहुत खराब है, लगता है बच्चा आने वाला है। पड़ोसन आपा एक पल को सन्न रह गई। भेड़? तू मुझे जानवर के लिए बुलाकर लाया है? अवसार ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। वो जानवर नहीं है अम्मा, वो मेरी दोस्त है, मेरी दुनिया है। पड़ोसन आपा ने आटा नीचे रखा, पल्लू सर पर डाला और बिना और कुछ पूछे अवसार के साथ चल पड़ी। गांव की गलियों से गुजरते हुए कुछ औरतें उन्हें जाते देख रही थीं। एक ने हंसते हुए कहा, किसके घर जा रही हो आपा? अवसार के वो बस इतना कहकर चल पड़ी। अवसार का घर गांव के किनारे पर था, बाकी मकानों से थोड़ा अलग थलग। उसके पीछे ही एक पुरानी सी झोपड़ी थी जिसे अवसार ने चिक्की के लिए सजाया था। जैसे ही पड़ोसन आपा अंदर दाखिल हुई, वो ठिठक गई। चिक्की जमीन पर पड़ी थी, उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ, सांसें तेज और आंखें बुझी बुझी। लेकिन असली झटका उन्हें तब लगा जब चिक्की के पीछे की तरफ एक कपड़े में लिपटा इंसान जैसा बच्चा रखा मिला। हाँ, इंसान जैसा, 2 हाथ, 2 पैर और वो प्यारा सा चेहरा। यह तो इंसान का बच्चा है। पड़ोसन आपा के मुंह से ये अल्फाज निकले। अवसार वहीं जमीन पर बैठ गया, कांपते हुए बोला, मैं तो अभी पहुंचा, मुझे कुछ नहीं मालूम। यह बच्चा? पड़ोसन आपा ने बच्चा उठाया। उसका बदन गर्म था, सांसें चल रही थीं, वो जिंदा था। उसी वक्त घर के पिछवाड़े की दीवार से लगी हुई झाड़ियों में खड़ी एक औरत यह सब देख रही थी। उसका नाम शायना था, गांव की मशहूर चुगलखोर। उसे तो बस मसाला चाहिए होता और आज तो मसाले की पूरी हांडी ही तैयार थी। वो दबे पांव वहां से निकली और 1 घंटे के भीतर यह बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। अवसार की भेड़ ने इंसान का बच्चा जना है। शाम होते होते बांसनगर की चौपाल में हुक्के की जगह अब सिरघुशियाओं थी। किस किस्म की बात है यह? इंसान का बच्चा भेड़ से? यह तो बहुत ज्यादा गलत हरकत है। कुछ जवान लड़कों ने तो यहां तक कह दिया, अवसार ने जरूर अपनी भेड़ के साथ कोई गलत काम किया है, तभी ऐसा हुआ। कुछ ही वक्त में अवसार के घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लग चुका था। किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में पत्थर। गांव का सरपंच भी बुलाया गया। दरवाजे पर दस्तक दी गई। अवसार बाहर आ, तूने गांव का नाम मिट्टी में मिला दिया है। हमारा बच्चा अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा? अवसार कांपते हुए बाहर आया। पड़ोसन आपा उसके पीछे थी, बच्चे को कपड़े में लपेटे हुए। बांसनगर की उस सुस्त और सन्नाटे से भरी सुबह में अचानक एक ऐसा तूफान उठा जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। गांव की हर गली में बस एक ही चर्चा थी, अवसार और उसकी भेड़। कुछ औरतें चौपाल के पास से पानी भरने जा रही थीं, कुछ मर्द खलिहान की तरफ निकल रहे थे, लेकिन सबके कान, आंखें और जुबानें एक ही सवाल में अटकी हुई थीं, भेड़ ने इंसान का बच्चा कैसे पैदा कर दिया? इस बात पर किसी को यकीन नहीं आ रहा था, मगर हर कोई जानता था कि जो भी हुआ है वह मामूली नहीं है। गांव की जमी हुई हवा जैसे अब अंगारे बन गई थी, और चिंगारी उस वक्त भड़क उठी जब शायना, वही औरत जो अवसार की झोपड़ी के पीछे से झांक कर सब देख आई थी, चौपाल पर खड़ी होकर जोर जोर से सबको बताने लगी कि उसने अपनी आंखों से वह बच्चा देखा है और उसकी शक्ल एकदम इंसान की थी। जब उसने यह कहा कि बच्चा भेड़ के बिल्कुल पास पड़ा था और पड़ोसन आपा उसे गोद में उठा रही थी, तो वहां बैठे मर्दों के चेहरों पर नफरत का रंग फैल गया। कुछ ही देर में गांव के और ज्यादा लड़के, जवान मर्द और कुछ औरतें भी गुस्से से लाल पीले होते हुए अवसार के घर की तरफ बढ़ने लगे। किसी ने लाठी उठाई, किसी ने पत्थर हाथ में ले लिया और किसी ने अपने दुपट्टे से मुंह बांध लिया जैसे कोई मुजरिम को पकड़ने जा रहा हो। अवसार का घर गांव के एक किनारे पर था जहां से खेत शुरू हो जाते थे। मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई खपरेल और पीछे की तरफ वो झोपड़ी जहां उसकी भेड़ चिक्की रहती थी। जब भीड़ वहां पहुंची तो दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से पड़ोसन आपा की घबराई हुई आवाज और बच्चे के रोने की हल्की सी सिसकी सुनाई दे रही थी। किसी ने एक बार दरवाजा खटखटाया, फिर जोर से धक्का मारा। अवसार ने अंदर से आवाज दी, कौन है?
मगर जवाब देने की जगह दरवाजे पर एक और जोरदार धक्का पड़ा और अगली ही पल लकड़ी का दरवाजा छर्र की आवाज के साथ अंदर गिर पड़ा। अफसार उस वक्त झोपड़ी से आकर बीच के आंगन में था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखें डरी हुई थीं। उसने हाथ जोड़ लिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं किया मैंने। मगर भीड़ में किसी को उसकी बात सुनने का होश नहीं था। पहले एक ने उसे कॉलर से पकड़ा, फिर दूसरे ने घूंसा मारा, तीसरे ने उसे धक्का दिया और वह मिट्टी में गिर पड़ा। किसी ने उसके चेहरे पर छांटा मारा, किसी ने पैर से लात मारी और एक नौजवान तो उसके सीने पर चढ़ बैठा। वो बस चिल्ला रहा था, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मगर वहां मौजूद लोग अब इंसान नहीं, भीड़ बन चुके थे। वह भी ऐसी भीड़ जिसे सिर्फ सजा देनी थी, इंसाफ नहीं। भीड़ के कुछ मर्दों ने गालियां देते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक जानवर के साथ? अरे शर्म नहीं आई तुझे? एक और आदमी ने कहा, अबे ऐसे लोगों को तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए, जानवरों को भी चैन नहीं रहने देगा क्या? भीड़ में मौजूद कुछ औरतें भी कह रही थीं, हमने तो पहले ही कहा था यह आदमी अजीब है, भीड़ के साथ जी रहा है, क्या पता क्या क्या करता हो। उस वक्त भीड़ अवसार के जिस्म के साथ साथ उसकी रूह पर भी लातें मार रही थी। पड़ोसन आपा कांपते हाथों से बच्चे को गोद में उठाकर एक तरफ बैठी थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर उनके गले से भी आवाज नहीं निकल रही थी। उस बच्चे के चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी, आंखें बंद थीं और वह बिल्कुल भी रो नहीं रहा था, जैसे सब कुछ समझ रहा हो और चुपचाप देख रहा हो कि इंसानों की शक्ल में आज कैसे दरिंदगी उतर आई है। तभी भीड़ में से एक मजबूत कद काठी का बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। उसकी चाल धीमी थी मगर आंखें तेज, सफेद दाढ़ी, तहमद और खद्दर का कुर्ता। वो थे वसीम चाचा, गांव के सबसे बुजुर्ग और सबसे समझदार इंसान। उन्होंने हाथ ऊपर किया और कहा, बस करो बेटा, बहुत हो गया। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था कि भीड़ की लाठी रुक गई, गालियां थम गई और अफसार की सांस फिर से चलने लगी। उन्होंने आगे बढ़कर अफसार को उठाया, उसकी बाजू पकड़ी और कहा, क्या हाल बना दिया इस लड़के का? क्या तुम सबको यकीन है कि यही मुजरिम है? क्या किसी ने अपनी आंखों से कुछ देखा? भीड़ में सन्नाटा था। सिर्फ शायना धीरे से बुदबुदाई, मैंने तो देखा था कि बच्चा भेड़ के पास पड़ा था। वसीम चाचा ने उसकी तरफ देखा और बोले, तो क्या यह बात साबित करती है कि अफसार ने कोई गलत काम किया है? कोई बच्चा वहां पड़ा मिला, यह हकीकत है, लेकिन यह बच्चा कैसे आया, किसने रखा, भेड़ ने पैदा किया या कोई और बात है? यह सब सुनी सुनाई बातों पर तय नहीं किया जा सकता। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ को बात समझ में आने लगी थी, कुछ अब भी गुस्से से भरे थे। मगर वसीम चाचा के तजुर्बे और आवाज में ऐसा असर था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई नजरअंदाज करने की। उन्होंने आगे कहा, कल पंचायत बैठेगी, सारे गांव के सामने अफसार भी अपनी बात रखेगा और हम भी तब फैसला होगा कि सच क्या है। लेकिन उससे पहले हम किसी को मारने, पीटने या गांव से निकालने का हक नहीं रखते। अगर अफसार दोषी निकला तो सजा भी मिलेगी, मगर अगर नहीं तो हम सबको उस पर लगाए गए हर इल्जाम की माफी मांगनी होगी। भीड़ अब कुछ शांत हो चुकी थी, मगर आंखों में शक अब भी बाकी था। किसी ने पीछे से कहा, ठीक है, कल पंचायत में बात होगी। किसी और ने कहा, अब तक तो हमने बहुत सह लिया, कल अगर सच्चाई ना निकली तो अफसार को हम बख्शेंगे नहीं। और फिर धीरे धीरे भीड़ वहां से छंटने लगी, कोई कंधे उचकाकर, कोई आंखें मटकाकर, कोई गालियों की बुदबुदाहट के साथ। मगर वह सब चले गए। पीछे रह गया एक टूटा हुआ दरवाजा, मिट्टी में सना हुआ अवसार, उसका सूझा हुआ चेहरा और उस बच्चे की आंखें जो अब खुली थीं मगर आवाज नहीं थी। पड़ोसन आपा ने बच्चे को एक साफ चादर में लपेटा और अफसार के पास बैठकर कहा, बेटा, जब किसी के पास मोहब्बत के सिवा कुछ ना हो तो दुनिया उसे पागल, मुजरिम और ना जाने क्या क्या समझती है। मगर तू घबरा मत, सच को वक्त लगता है सामने आने में, मगर वह छुपता नहीं है। अफसार की आंखों में अब आंसू नहीं थे। शायद सारे आंसू खत्म हो चुके थे, या शायद अब उसकी आंखों में सिर्फ इंतजार बचा था उस दिन का जब पूरा गांव उसके सामने बैठेगा और वह एक एक सांस के साथ बताएगा कि उसने क्या जिया, क्या सहा और किसके लिए। अगले दिन पंचायत बैठने वाली थी। गांव का फैसला गांव की जुबान से ही निकलना था।
और उस दिन शायद पहला सुरागा मिलेगा उस राज का जो उस बच्चे के साथ जन्मा था, जो चिक्की की झोपड़ी में तो मिला था, मगर उसका रिश्ता चिक्की से है या नहीं, यह किसी को नहीं मालूम। अगले दिन बांसनगर में वह सुबह कुछ अलग थी। गांव की चौपाल जो अक्सर हंसी ठिठोली खेत खलिहानों की बातचीत और बच्चों की धमा चौकड़ी से गूंजती थी, उस दिन एक अजीब किस्म की चुप्पी से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव की मिट्टी भी किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। चूल्हों की आग तो जली थी, मगर उसमें पकने वाले रोटियों से ज्यादा धुएं में जल रहा था एक इंसान का नाम, एक जानवर की सादगी और एक ऐसे बच्चे की मौजूदगी जो अब तक बोल नहीं सकता था, मगर गांव की हर जुबान पर उसी की चर्चा थी। पंचायत के लिए चौपाल को साफ किया गया था। वहां चारपाइयां बिछा दी गई थीं। बेंचों पर मर्द बैठने लगे थे और कुछ औरतें किनारे की दीवारों पर अपने दुपट्टों को ठीक करतीं। दूर से सारा नजारा देख रही थी। गांव का सरपंच नासिर खान, जो उम्र में अब थोड़ा झुक गया था, मगर उसकी जुबान अब भी तलवार जैसी तेज थी। वो आकर बीच की बेंच पर बैठ चुका था। बगल में कुछ बुजुर्ग थे और बाकी गांव वाले भी जुट चुके थे। सूरज की किरणें सर पर सीधी पड़ रही थीं, लेकिन उस दिन ज्यादा तपिश जुबानों में थी। जब अफसार वहां लाया गया तो उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई घबराहट भी नहीं। बस एक अजीब किस्म की खामोशी थी जो कह रही थी कि शायद वह जानता है कि अब कुछ भी कहना बेकार है। उसके साथ पड़ोसन आपा भी थी। बच्चा उनकी गोद में था, वही बच्चा जिसे गांव ने इंसान माना, मगर मां एक भेड़ को ठहरा दिया। और उस भेड़ को लेकर भी कई तरह की आंखें उठी, सवाल उठे, और आज उन सभी सवालों को जुबान देने के लिए यह पंचायत बुलाई गई थी। सरपंच ने अफसार से पहला सवाल किया, क्या तू मानता है कि यह बच्चा उसी भेड़ का है जो तेरे साथ रहती थी? अफसार ने कहा, मैं यह नहीं कह सकता। मैंने उसे कभी इंसान के साथ नहीं देखा और न कभी उसकी कोख से बच्चा निकलते देखा, मगर जब मैं और आपा झोपड़ी में पहुंचे तो वह बच्चा वहीं पड़ा था। एक आदमी पीछे से चिल्लाया, बिल्कुल देखा होगा तूने, तू ही तो वो हरकत करता था जो एक मियां बीवी करते हैं। और उसकी बात पर भीड़ में कुछ मर्द जोर से हंस पड़े जैसे मजाक हो रहा हो, मगर वह मजाक अफसार के जिस्म पर जुल्म बनकर बैठ गया। पड़ोसन आपा ने तब पहली बार मुंह खोला। मैंने अपनी आंखों से देखा उस दिन जब हम पहुंचे, बच्चा वहीं पड़ा था। चिक्की उसके पास थी, मगर मैंने उसे पैदा होते हुए नहीं देखा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि बच्चा आया कहां से, लेकिन गांव की भीड़ अब सबूतों से नहीं, जज्बात से फैसला लेने पर उतारू थी। कोई बोला, यह झूठ बोल रहे हैं दोनों, औरत भी मिली हुई है इससे। किसी ने कहा, इतनी मोहब्बत भेड़ से कोई ऐसे ही नहीं करता, जरूर इसके पीछे कुछ और है। तब वसीम चाचा उठे, जो अब भी गांव की समझदारी की उम्मीद थे। उन्होंने हाथ उठाया और कहा, एक सवाल है, क्या किसी ने भेड़ को कभी इंसान के साथ देखा? क्या कभी किसी ने अफसार को कोई गलत हरकत करते पकड़ा? नहीं। तो फिर यह कैसे मान लिया गया कि बच्चा उसी का है? मगर उनके सवाल का जवाब वहां मौजूद भीड़ में किसी के पास नहीं था, क्योंकि जवाब की जरूरत किसी को थी ही नहीं। वहां लोगों को सच नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था एक चेहरा जिस पर वह अपने सारे शक, अपने डर और अपनी हिकारत थोप सकें। सरपंच ने फिर से पंचों की तरफ देखा, फिर पूरे गांव की तरफ मुड़कर बोला, गांव के इज्जत, उसकी तहजीब, उसकी रवायतें अहम होती हैं। अगर किसी एक की वजह से हमारा सिर नीचा होता है तो हमें फैसला लेना पड़ता है, सख्त फैसला। और जब गांव के मवेशियों तक कोई इज्जत नहीं मिलती, जब इंसान अपने अकेलेपन में जानवरों से आगे कुछ और करने लगे, तो वह हमारे बीच रहने लायक नहीं रहता। अफसार अब कुछ नहीं बोला, वो बस चुपचाप सर लटकाए खड़ा रहा। उसके बाजू की नसें फूली हुई थीं, आंखों के नीचे कालापन बढ़ गया था, लेकिन उसके होठों पर अब भी कोई शिकायत नहीं थी। उसकी वह भेड़ चिक्की वह भी गांव के एक कोने में बंधी थी, आंखों में वही सादगी, वही खामोशी जो उस बच्चे की आंखों में भी थी और अफसार की आंखों में भी। सरपंच ने फैसला सुनाया, आज से अफसार और उसकी भेड़ दोनों को गांव की हद से बाहर कर दिया जाता है। जो भी इनसे रिश्ता रखेगा वह भी इस फैसले का हिस्सा माना जाएगा। अफसार को आज ही गांव छोड़ना होगा और वह बच्चा जिसकी मां एक भेड़ है, उसे गांव की कोई औरत नहीं पालेगी। वो फैसला नहीं था, वो एक लानत थी जो भीड़ ने एक सीधे साधे इंसान पर थोप दी थी।
कुछ औरतें बच्चा देखकर रोने लगीं। किसी ने आंचल से मुंह ढक लिया, मगर भीड़ फिर भी तालियां पीटती रही, जैसे कोई मुजरिम सज्जा का हकदार ठहरा हो। अफसार की आंखें भर आईं। उसने एक बार पीछे देखा, झोपड़ी की तरफ, फिर उस रास्ते की तरफ जहां से बाहर निकलना था। वो बच्चा अब भी रो रहा था, और उसकी रोने की आवाज में कोई मदद नहीं थी, कोई ममता नहीं, बस एक पुकार थी जो इस फैसले से भी ज्यादा भारी लग रही थी। बांस नगर की गलियों से जब अफसार ने अपने कांधों पर वह छोटा सा बच्चा उठाया और हाथ में चिक्की की रस्सी थामी, तो उसके पीछे जो कुछ छूटा वो सिर्फ मिट्टी के घर, एक बेदर्द पंचायत और लोगों की कड़वी जुबानें नहीं थीं, बल्कि उसके पीछे छूटा था उसका वजूद, उसकी पहचान और वह सपना जो उसने कभी देखा भी नहीं था। उस दिन जब वह गांव की हद लांघकर खेतों की पगडंडियों पर बढ़ा, तो आसमान का रंग अजीब था, न पूरी तरह नीला, न पूरी तरह सफेद, बल्कि कुछ धुंधला जैसा। चलते चलते वह एक सूखी नदी के किनारे जा पहुंचा। चारों तरफ झाड़ियां थीं, 2-3 बेर के पेड़ और मिट्टी की एक ऊंची टीलानुमा जमीन। वहां कोई नहीं था, बस हवा थी जो कभी जोर से चलती, कभी थम जाती। अफसार ने सोचा, यही ठीक है। उसने पहले चिक्की की रस्सी एक पेड़ से बांधी, फिर झाड़ियों से कुछ लकड़ियां काटी और एक झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया। वो कच्चा सा घर था, एक तरफ से टपकता, दूसरी तरफ से झांकता, लेकिन उस वक्त वो ही उसका महल बन गया। दिन बीतते गए। अफसार ने बच्चे को साहिल नाम दिया, न जाने क्यों, लेकिन जब उसने पहली बार उसकी आंखों में देखा तो उसे यही नाम सूझा, साहिल, जो समझदार हो। शुरू शुरू में वह बच्चा बहुत शांत था, ज्यादा रोता नहीं था, बस आंखों से देखता रहता, अफसार को, चिक्की को, आसमान को, सूखी जमीन को, जैसे उसे भी सब कुछ समझना था। चिक्की अब बूढ़ी होती जा रही थी, लेकिन जब वह साहिल के पास बैठती तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी नरमी आ जाती। वह अपनी गर्दन बच्चे के पैरों के पास रख देती और साहिल उसके कान खींचता तो भी वह बैंक की हल्की आवाज करके मुस्कुरा देती। यह रिश्ता बड़ा अजीब था, इंसान का बच्चा और एक भेड़, लेकिन उसमें एक माँ बेटे का सुकून था। अफसार ने जो कुछ भी उस बच्चे को देने की ठानी थी, वह सब अपनी मेहनत से जुटाना शुरू किया। आसपास के गांवों से टूटी फूटी चीजें लाकर उसने अपनी झोपड़ी को रहने लायक बनाया। मिट्टी से दीवारें चढ़ाई, टीन की छत लगाई और एक कोना साहिल के लिए तैयार किया। अफसार को खेती नहीं आती थी, लेकिन जानवरों की देखभाल का उसे अच्छा तजुर्बा था। एक दिन वह पास के एक गांव में गया, जहां एक किसान अपनी बूढ़ी बकरी को बेचने की सोच रहा था। अफसार ने कुछ दिन की मजदूरी करके वह बकरी खरीद ली और ले आया, फिर एक और, फिर दूसरी। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा बाड़ा बनने लगा, जिसमें 3, फिर 4 और कुछ ही महीनों में 810 बकरियां हो गईं। अफसार हर दिन सुबह उठकर बकरियों को चराने ले जाता, फिर उनके दूध को निकालकर पास के कस्बे में जाकर बेचता। दूध बेचने से मिलने वाले पैसे से वह चावल, दाल, दूध का पाउडर और कभी कभी साहिल के लिए मिठाई भी ले आता। साहिल अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। पहले सिर्फ पीठ के बल लेटता था, फिर पलटने लगा, फिर घुटनों के बल चलने लगा। अफसार उसकी हर हरकत पर मुस्कुराता, उसकी खिलखिलाहट को अपने जख्मों का मरहम मानता। जब साहिल ने पहली बार अब्बा कहा तो अफसार का दिल भर आया। वह शायद कभी बाप बनने की उम्मीद भी नहीं रखता था, मगर अब जब उसकी हथेली में नन्हा सा हाथ आ गया था, गांव ने जिसे धक्का देकर निकाल दिया था, अब वही इंसान झोपड़ी के उस छोटे से आंगन में बैठा अपने बेटे के पैरों पर तेल मलता, उसके लिए मिट्टी के बर्तनों में खिचड़ी पकाता और रात को अपनी हथेली से पंखा झलता था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, बस एक बच्चा, एक बूढ़ी भेड़ और कुछ बकरियां। मगर उस दुनिया में इतनी मोहब्बत थी कि बड़े बड़े महलों की दीवारें भी शर्मिंदा हो जाएं। वक्त बीतता गया और जानवर ज्यादा होते गए। कुछ वक्त बाद अफसार ने दूध को सिर्फ बेचने तक ही सीमित नहीं रखा। उसने घी बनाना शुरू किया, मट्ठा निकालना सीखा और एक लकड़ी की गाड़ी तैयार की, जिसमें वह दूध और घी भरकर हर बुधवार कस्बे की मंडी में बेचने जाता। वहां कुछ दुकानदार ऐसे भी थे जो पहले उसके हालात पर तरस खाते थे, मगर अब उसकी मेहनत देखकर उसे इज्जत की नजर से देखने लगे। धीरे धीरे अफसार के पास 10-15 और जानवर आ गए। एक छोटा बैल, एक भूरी गाय और एक सांड का बच्चा, जो अक्सर साहिल के पीछे दौड़ता।
साहिल अब 4 साल का हो चुका था। तीखी आंखें, हल्की भूरी त्वचा और बातों में अजीब सी समझदारी। वह अब चिक्की के सींगों से लटक कर झूलता, बकरियों को नाम लेकर बुलाता और जब अवसार मंडी से लौटता तो भागकर उसका थैला पकड़ लेता। अब्बा आज मिठाई लाए। अवसार की आंखों में अब उस पुराने गांव की परछाई नहीं थी। उसने बांसनगर को कब का छोड़ दिया था, सिर्फ जमीन पर नहीं दिल से भी। उसे अब फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, किसने क्या कहा था या कौन उसे जानता है। उसके लिए अब बस साहिल की हंसी, चिक्की की आहट और बकरियों की रभाट थी और यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। वक्त जैसे जैसे अपनी चादर फैला रहा था, वो झोपड़ी जो कभी बसने से पहले उजड़ चुकी थी अब एक घर बन चुकी थी। न मिट्टी की दीवारों को शिकायत थी, न टूटी हुई छत को, क्योंकि अब वहां एक ऐसा बच्चा सांसें ले रहा था जो बांसनगर की ठुकराई हुई सच्चाई का सादा और निर्दोष चेहरा था। साहिल अब 6 साल का हो चुका था। उसका चेहरा एकदम अवसार पर नहीं गया था, लेकिन उसकी आंखों में वही ठहराव था, वही गहराई जो किसी ऐसे इंसान में होती है जिसने बहुत कुछ देखा हो और बहुत कुछ सहा हो। बिना बोले बिना रोए साहिल अब सिर्फ चल नहीं सकता था बल्कि दौड़ता था, और सिर्फ बोल नहीं सकता था बल्कि पूछता था। उसके सवालों की दुनिया बड़ी थी। अब्बा, मैं कहां से आया? अब्बा, क्या मेरी अम्मी भी होती? अब्बा, चिक्की मुझे इतना प्यार क्यों करती है? और अफसार हर सवाल का जवाब देता, लेकिन कभी सीधे नहीं। कभी वह उसके सवालों को कहानी में बदल देता, कभी मिसाल देकर समझाता और कभी खुद उसकी आंखों में देखकर खामोश हो जाता, जैसे जवाब उसकी आंखों में लिखा हो और साहिल को खुद उसे पढ़ना हो। चिक्की अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसका रंग पहले से हल्का पड़ गया था, चलना धीमा हो गया था, मगर जब साहिल पास आता तो उसके कान हिलने लगते। वह उसकी मौजूदगी को महसूस करती थी। जब भी साहिल रोता, चिक्की धीरे से उसके पास आकर उसकी गोद में सिर रख देती और बे की हल्की सी आवाज करके उसे चुप कराती। कई बार अवसार झोपड़ी से बाहर निकलता तो देखता कि साहिल चिक्की की पीठ पर चढ़ा हुआ है और वह भेड़ बिना किसी शिकायत के उसे ढो रही है, जैसे कह रही हो, मैं मां नहीं बनी मगर इस बच्चे के लिए सब कुछ हूं। अवसार अब साहिल के लिए सिर्फ अब्बा नहीं था, वो उसका उस्ताद भी बन चुका था। दिन के वक्त जब जानवर चरने चले जाते तो अवसार एक पुरानी सी लकड़ी की पटरी पर मिट्टी से बनी तख्ती रखकर साहिल को लफ्ज सिखाता, क ख ख ग घ, और फिर दोनों को मिलाकर शब्द बनवाता। साहिल को अवसार की आवाज में एक खास किस्म की गर्मी मिलती थी, जैसे हर लफ्ज उसके लिए सिर्फ एक हरफ नहीं बल्कि दुनिया की समझ देने वाला दरवाजा हो। जब वह पढ़ते पढ़ते थक जाता तो अवसार उसे जंगल की तरफ ले जाता, जहां पेड़ों की छांव में बैठकर वो उसे पेड़ पौधों के नाम बताता, जानवरों की आदतें समझाता, आसमान के रंगों की तासीर बताता। वो कहता, साहिल, जो इंसान कमजोर और बेजुबानों से मोहब्बत करना सीख लें वो कभी किसी इंसान को तकलीफ नहीं देगा। साहिल हर बात बड़े ध्यान से सुनता, फिर अचानक कहता, अब्बा, मुझे भी वैसी आंखें चाहिए जो जानवरों की बातें समझ सकें। अफसार हंस देता और कहता, तेरे पास पहले से हैं बेटा, तू तो खुद ऐसा बच्चा है जो शायद अलग ही इंसान है। एक दिन साहिल ने पूछा, अब्बा, लोग मुझे देखकर अजीब क्यों देखते हैं? अवसार चौंका। शायद पास के किसी कस्बे में दूध बेचते वक्त किसी ने उसे घूरा होगा, कुछ फुसफुसाहटें की होंगी और बच्चे ने सब महसूस कर लिया होगा। अफसार ने उसे पास बैठाया और कहा, क्योंकि तू बाकी बच्चों से अलग है और लोग जो अलग होते हैं उन्हें पहले समझते नहीं, डरते हैं। लेकिन याद रखना, जो अपने दिल का साफ हो उसे किसी के डर से फर्क नहीं पड़ता। साहिल ने अब लिखना भी शुरू कर दिया था। मिट्टी की तख्ती पर वह अवसार का नाम बनाता और फिर नीचे चिक्की लिखता। हाँ, उसी भेड़ का नाम जो अब भी उसके साथ थी। चिक्की अब उतना नहीं चलती, लेकिन जब साहिल बकरियों को लेकर बाहर जाता तो वह भी उनके पीछे पीछे चलने की कोशिश करती। उसकी सांसें भारी हो गई थीं, मगर उसकी आंखें अब भी वहीं प्यार लिए रहती थीं। अवसार ने अब झोपड़ी के पास एक छोटा सा कमरा बना लिया था। मिट्टी की दीवारों को गाय के गोबर से लिपा था और उसमें एक छोटी सी अलमारी रखी थी जिसमें कुछ किताबें, स्लेट, चौक और एक लकड़ी का पटरा रखा था। गांव से दूर यह एक ऐसी पाठशाला बन गई थी जहां सिर्फ एक बच्चा पढ़ता था और एक बाप
जो कभी खुद स्कूल नहीं गया था, अब उस्ताद बन चुका था। साहिल के कपड़े अब साफ रहते, बाल कंघी किए हुए, और वह बातें भी इतने तमीज से करता कि अगर कोई देखे तो कहे, यह बच्चा तो किसी शरीफ घर का लगता है। मगर वह नहीं जानता कि यह बच्चा उस भेड़ के पास मिला था जिसे गांव ने गलत हरकत की निशानी समझकर निकाल दिया था। वो भेड़ जिसे शायद ना कोई इंसान समझ पाया ना जानवर, मगर वह थी अफसार की पहली मोहब्बत और साहिल की पहली दोस्त। वह अब बोल नहीं सकती थी, ज्यादा चल भी नहीं पाती थी, मगर जब साहिल उसके पास बैठता तो उसकी आंखों से आंसू टपकते थे, और वह आंसू उस मोहब्बत की गवाही थे जिसे जुबान की जरूरत नहीं होती। अफसार ने एक बार बैठे बैठे सोचा, क्या यह काफी है? और फिर खुद से ही बोला, काफी तो नहीं, मगर जरूरी है। वो जानता था कि जिंदगी सिर्फ रोटियों और छत से नहीं चलती। जरूरत होती है तालीम की, अदब की और उस मोहब्बत की जो इंसान को इंसान बनाए रखे। एक दिन दोपहर कुछ अलग थी। हवा में नमी थी, जैसे किसी आने वाले लम्हे की आहट से शायद पेड़ भी बेचैन थे। अफसार उस दिन अपनी बकरियों का दूध निकालकर मिट्टी के घड़े में भर रहा था। पास में ही साहिल अपने छोटे से लकड़ी के तख्ते पर बैठा कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, और चिक्की एक कोने में लेटी, आंखें आधी मूंदे हुई थीं। दूर से अगर कोई उस झोपड़ी को देखे तो कहे कि यह कोई गरीब किसान का घर है, मगर पास आकर देखे तो उसे एहसास होगा कि इस झोपड़ी की दीवारें मोहब्बत से बनी हैं, और यहां जो सांसें हैं वो सिर्फ हवा नहीं, वो रिश्तों की परछाइयां हैं। तभी पगडंडी से एक आदमी आता दिखाई दिया। उम्र होगी कोई 30 साल, सिर पर सफेद गमछा, आंखों में थकावट और कदमों में संकोच। वो धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़ा, जैसे किसी अनजान जगह पर आ रहा हो, मगर फिर भी कुछ खींच लाया हो। अफसार ने जब उसे देखा तो हल्का सा चौंका, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, आओ भाई, कहिए क्या काम है? उस आदमी ने आंखें झुकाकर कहा, बकरी का दूध मिलेगा क्या? मेरी बीवी ने कहा था कि यहीं पास में एक झोपड़ी है जहां से ताजा दूध मिलता है। अफसार ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ताजा ही निकाला है। बैठो, अभी भर देता हूं। अफसार उस आदमी को अंदर आंगन की तरफ ले गया, जहां एक पुरानी खटिया पर बैठाकर खुद घड़े से दूध भरने लगा। आदमी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर थोड़े सकुचाते हुए पूछा, आप यहीं रहते हैं? अफसार ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, पिछले 7 सालों से यही मेरा घर है। इससे पहले मैं बांसनगर में रहता था, लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई कि गांव ने मुझे और मेरी भेड़ को निकाल दिया। वह आदमी चौंका, मगर ज्यादा कुछ पूछे बिना बोला, क्यों, अगर पूछना बुरा ना लगे। अफसार ने कहा, कुछ बातें बताने लायक नहीं होती, बस यूं समझो, गांव ने जो नहीं समझा वो मैंने खुद समझ लिया, और खामोशी से चला आया। वो आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं बांसनगर ही आया हूं। मेरी बीवी वहीं की है, नायला नाम है उसका। 3 महीने पहले शादी हुई है, और अभी उसके मामा के घर रुका हूं 2-3 दिन के लिए। अफसार को नायला नाम सुनकर कुछ नहीं हुआ, जैसे अब उस गांव से उसका कोई वास्ता ही नहीं रहा। वो बस सिर हिलाकर बोला, अच्छा, तो फिर आप हमारे गांव के दामाद हुए? वो आदमी मुस्कुराया, जी, वैसे गांव अच्छा लगा, पर कुछ लोगों में ज्यादा दखल अंदाजी है, थोड़ा खींचे खींचे रहते हैं। उसी वक्त साहिल उछलता हुआ आया, हाथ में मिट्टी से सनी तख्ती और आंखों में अजीब सी चमक। अब्बा देखो, मैंने अक्का लिखा है। अफसार ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश बेटा, अब खसीखना है। तभी उस अजनबी आदमी की नजर साहिल पर पड़ी, और जैसे वक्त थम गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, होंठ सूख गए और हाथ में रखा घड़ा थोड़ा नीचे सरक गया। उसने साहिल को कुछ ऐसे देखा जैसे उसे कहीं पहले देखा हो, जैसे किसी भूली हुई याद की शक्ल सामने आ गई हो। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से बोला, ये बच्चा, अफसार ने कहा, मेरा बेटा है। साहिल वो आदमी नीचे जमीन पर बैठ गया और साहिल के पास हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास बुलाया। साहिल पहले तो थोड़ा संकोच में था, मगर फिर अफसार की आंखों में इजाजत देखकर उसके पास चला गया। उस आदमी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर धीरे धीरे उसकी ठोड़ी को छुआ और आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या नाम है तुम्हारा? साहिल ने मुस्कुराकर कहा, साहिल। वो आदमी एक पल के लिए कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम बहुत प्यारे हो, बहुत ज्यादा। फिर वह कुछ देर साहिल से बातें करता रहा। वह क्या खाता है,
क्या पढ़ता है? चिक्की कौन है? क्या उसे जानवर पसंद है? और साहिल ने अपनी सादा जुबान में सब कुछ बता दिया। चिक्की उसी वक्त धीरे धीरे उठकर उनके पास आ गई थी और वह आदमी उसे देखकर भी चौंका, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसने बस सिर झुकाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और आंखें बंद कर लीं, जैसे कुछ महसूस कर रहा हो, जैसे कोई कड़ी जुड़ रही हो। कुछ देर बाद वह आदमी खड़ा हुआ। उसने अफसार को शुक्रिया कहा, दूध का दाम देने की कोशिश की, लेकिन अफसार ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। आप साहिल से मिले? बस वही बहुत है। वो आदमी जाने के लिए मुड़ा, मगर 2-3 कदम चलने के बाद एक बार फिर पलटा और साहिल को देखा। और इस बार उसकी आंखों में एक ऐसी नरमी थी जो किसी बाप की आंखों में हो सकती है, या शायद किसी की जो खो चुका हो और अब पाने से डर रहा हो। वो चला गया धीरे धीरे, बिना पलटे। अगले दिन अवसार की सुबह पहले जैसी ही थी। ठंडी हवा में बकरियों को निकालना, चिक्की की गर्दन पर हाथ फेरकर उसकी हालत देखना, और फिर अपने आंगन के कोने में रखे मिट्टी के मटके में से दूध निकालना। सब कुछ रोज जैसा ही लग रहा था, मगर कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बिल्कुल वही चेहरा लेकर आता है जो सबसे आम दिखता है। सूरज की रोशनी झोपड़ी के बाहर फैली हुई थी और अवसार दूध के बड़े पीतल के भगोने में दूध उबालने ही जा रहा था कि उसकी नजर दूर से आते 2 साइयों पर पड़ी। 2 लोग थे, एक मर्द और एक औरत। अवसार ने माथे पर हाथ रखकर दूर से झांकने की कोशिश की, फिर जैसे सांस थम सी गई। वह वही मर्द था जो पिछले दिन दूध लेने आया था, जिससे थोड़ी बहुत बात हुई थी, और उसके साथ अब एक औरत भी थी। जैसे जैसे वह पास आए, अवसार की आंखों में हैरानी की परतें बढ़ने लगीं। वो औरत उम्र में कोई 28 बरस की होगी। सादा सलवार सूट और चेहरे पर एक ऐसा मिला जुला रंग जिसमें गम भी था, मोहब्बत भी, शर्म भी, और जुबान से पहले छलक जाने वाला सच भी। अवसार अब नजदीक से उन्हें देख रहा था और दोनों सीधे आकर उसके सामने खड़े हो गए। वह आदमी कुछ कहने को हुआ ही था कि तभी उस औरत नायला की नजर साहिल पर पड़ी, जो पास ही में चिक्की के गले में रस्सी बांधने की कोशिश कर रहा था। बस एक पल लगा, उस औरत की आंखों से बेआज आंसू बहने लगे। वह उसकी तरफ बढ़ी जैसे उसके पांव खुद ब खुद चल पड़े हों। किसी की परवाह किए बिना वह साहिल के पास गई, उसके सामने घुटनों पर बैठ गई और उसके गालों को छूकर जैसे बरसों का कुछ ढूंढ लिया हो। साहिल एक पल को सहम गया। वो औरत कौन थी? उसने तो कभी देखा ही नहीं। मगर फिर नायला ने उसके सिर को अपने गले से लगा लिया और उसके बालों को चूमकर फूट फूट कर रोने लगी। साहिल अब भी समझ नहीं पा रहा था, मगर एक अजीब सी गर्मी उस गले लगने में थी, जैसे कोई खोया हुआ हिस्सा वापस लौट आया हो। अवसार हैरानी से खड़ा रह गया। उसका हाथ अब भी दूध के भगोने पर था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। जैसे किसी ने उसकी पूरी 7 साल की मेहनत, तन्हाई और हर जवाब के ऊपर एक नया सवाल खड़ा कर दिया हो। वो धीरे धीरे उनके पास गया। आवाज में अब भी हैरानी थी। नायला बहन, क्या बात है? आओ आओ, बैठते हैं, बात करते हैं। नायला ने सिर हिलाया, आंसू पोंछे और कुछ कहे, बस सिर हिलाया। चारों अवसार, साहिल, नायला और उसका शौहर पास की एक बड़ी सी बकरी की खुरली के किनारे बनी मिट्टी के चबूतरे पर बैठ गए। हवा अब भी चल रही थी, मगर इस बार उसमें कुछ भारीपन था। अवसार ने साहिल को अपने पास खींचा, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह नायला बहन है और यह इनके शौहर हैं। आप चिक्की के साथ जाकर खेलो, मैं थोड़ी देर में बुलाता हूं। साहिल चुपचाप उठा, लेकिन जाते जाते उसने नायला की तरफ देखा। अब भी आंखों में सवाल थे, लेकिन डर नहीं था। उसकी सादगी ने शायद नायला के दिल की परतों को और भी ज्यादा हिला दिया। अब अवसार ने सीधे नायला की तरफ देखा। बोलो बहन, क्या बात है? नायला ने कांपते लफ्जों में कहा, मुझे नहीं पता मैं कैसे शुरू करूं। मैं जानती हूं कि मेरी बात सुनकर आप हैरान होंगे, शायद गुस्सा भी, मगर मैं अब और नहीं छुपा सकती। अवसार की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे उसे अब कुछ समझ आने लगा था, या शायद नहीं। उसके मन में ख्यालों की आंधी उठ चुकी थी। क्या यह बच्चा? क्या साहिल? नायला की आंखें अब और तेज बह रही थीं। उसके शौहर ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे थोड़ा सहारा दिया और फिर खुद अवसार से कहा, भाईजान, मैं आपको अब तक नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने साहिल को देखा, कुछ टूटा सा मेरे अंदर जुड़ने लगा, और जब मैंने यह सब नायला को बताया तो वह कुछ देर चुप रही।
फिर बस रो पड़ी। अवसार अब भी कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ देख रहा था उस चेहरे को जिसे वह जानता नहीं था, मगर जो शायद उसकी 7 साल की कहानी का आखिरी पन्ना था। तभी नायला ने अपना हाथ आरिफ की तरफ बढ़ाया और कांपती आवाज में बोली, वो बच्चा साहिल शायद मेरा है। हवा थम गई थी, पेड़ों के पत्ते भी जैसे अब हिलना भूल गए थे। झोपड़ी के बाहर दूर कहीं बकरियां चर रही थीं, मगर वहां बैठे चारों इंसानों की आंखों में सिर्फ एक खामोश सवाल था, अब आगे क्या? नायला के होंठ कांप रहे थे, वो बोलना चाह रही थी, मगर हर बार आवाज गले में अटक जाती थी। अफसार चुप बैठा था, जैसे उसकी रगों में खून की जगह सवाल दौड़ रहे हों। साहिल अब खेल कर वापस आ गया था और पास में आकर बैठ गया था अनजान, लेकिन उसकी आंखें उस माहौल की नरमी और उदासी को महसूस कर रही थीं। नायला ने गहरी सांस ली और फिर जैसे किसी बोझ को सीने से निकालते हुए कहना शुरू किया, ये जो मेरे साथ है मेरा शौहर, मैं इन्हें शादी से पहले से जानती हूँ। ये हमारे गांव में एक रिश्तेदार के घर कुछ महीनों के लिए आए थे। पहले तो बस जान पहचान थी, फिर बातें बढ़ी और धीरे धीरे मोहब्बत हो गई। वह मोहब्बत ऐसी थी कि हमने ना अंजाम सोचा, ना दुनिया का डर। हम दोनों ने वही गलती की जो शायद बहुत से लोग करते हैं, लेकिन वह गलती सिर्फ एक लम्हा नहीं थी, वो पूरी जिंदगी की सजा बन गई। उसकी आंखें भीग गईं, मगर वह बोलती रही। उस वक्त मैं नादान थी, यकीन करती थी कि यह लौट कर आएंगे, मुझसे शादी करेंगे, मगर अचानक इन्हें अपने गांव वापस जाना पड़ा, क्योंकि इनके वालिद की तबीयत बहुत खराब थी। इन्हें जाना पड़ा और मैं अकेली रह गई। कुछ दिन तो ऐसे बीते जैसे किसी ने सांस रोक ली हो, और फिर अचानक एक दिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। मैंने डॉक्टर से नहीं, बस खुद से समझ लिया, मैं मां बनने वाली थी। उसने अवसार की आंखों में झांका, उसकी आवाज अब टूट रही थी। मगर मैं किसी को क्या बताती भाईजान, मेरे घर में सिर्फ मेरी बूढ़ी मां थी, वह भी आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकती। उन्हें तो मेरे चेहरे का हाल भी नहीं दिखता था। पेट का क्या देखती, मैं चुप रही, दिन काटती रही और हर रोज खुद को समझाती रही कि शायद कुछ हो ही नहीं रहा। मगर वक्त किसी इंसान से नहीं रुकता। 9 महीने यूं गुजरे जैसे कोई सजा काटी हो। हर रात मैं सोचती, अगर दुनिया को पता चल गया तो मेरी मां क्या झेलेंगी, मैं कहां जाऊंगी, किसे समझाऊंगी कि मेरी गलती सिर्फ मोहब्बत थी। अफसार अब भी पत्थर की तरह बैठा था, हाथ उसकी गोद में जकड़े हुए। नायला ने आगे कहा, 9 महीने पूरे हुए तो एक रात मेरी हालत बहुत खराब हो गई। दर्द ऐसा कि जैसे जान निकल जाएगी। मैं अकेली थी, मां बेबस बिस्तर पर पड़ी थी। उस रात मेरी कोख से एक बेटा पैदा हुआ, बिल्कुल जिंदा और सुंदर। मैंने उसे देखा तो रो पड़ी, मगर अगले ही पल मुझे दुनिया का डर याद आ गया। मैंने अपने घर की दीवारों को देखा, मां की बेबस आंखें याद आईं और समझ गई, मैं इस बच्चे को अपने पास नहीं रख सकती। अगर किसी ने देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं वो नहीं झेल सकती थी। नायला के लब्ज अब थरथरा रहे थे, उसकी उंगलियां जमीन की मिट्टी कुरेदने लगीं। और फिर उस वक्त मुझे एक बात याद आई। गांव में चर्चा थी कि अवसार की भेड़ का पेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोग बातें कर रहे थे कि शायद वह बच्चा देने वाली है। किसी ने मजाक में कहा भी था कि अवसार की भेड़ मां बनने वाली है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में बस यही बात आई कि अगर मैंने अपना बच्चा वहां छोड़ दिया तो शायद दुनिया उसे वहीं समझेगी। भेड़ का बच्चा कोई मुझे नहीं ढूंढेगा, कोई नहीं जानेगा कि वह मेरा है। अब वह सिसकने लगी थी, उसकी आवाज अब फटी हुई थी, पर लफ्ज निकलते जा रहे थे जैसे बरसों का बोझ उतर रहा हो। उस रात जब तुम दाई अम्मा को बुलाने गए, मैं पहले से उस झोपड़ी के पीछे छिपी हुई थी। मेरा बच्चा मेरे आंचल में लिपटा हुआ था। जब तुम दूर निकले तो मैं चुपके से अंदर गई और चिक्की के पास वह बच्चा रख दिया। उसने मुझे देखा, भेड़ थी, मगर उसकी आंखों में जो एहसास था वो किसी मां से कम नहीं था। मैं नहीं जानती वो क्या समझी, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की। उसने बस अपनी गर्दन से बच्चे को ढक लिया और मैं वहां से भाग आई। मैंने छिपकर पीछे से देखा। जब तुम और दाई अम्मा पहुंचे तो वो बच्चा भेड़ के पास था, और फिर वही हुआ जो मुझे डर था। गांव में अफवाह फैल गई कि भेड़ ने इंसान का बच्चा जना है। अफसार की आंखों में अब आंसू थे, उसकी सांसें भारी थीं। नायला बोली, मैं तब चाहकर भी कुछ नहीं कह सकी,
डर मुझे मार देता था और फिर अगले दिन तुमको गांव से निकाल दिया गया। मैंने सुना तो रोई, बहुत रोई, मगर कुछ कर नहीं सकी। ये मेरी गलत हरकत का फल था कि मेरी खामोशी ने एक निर्दोष आदमी को सजा मिली और एक जानवर को दोषी बना दिया। अब सन्नाटा छा गया। बस नायला के रोने की धीमी आवाज थी और साहिल का सादा चेहरा जो अब तक समझ नहीं पा रहा था कि यह औरत इतनी देर से क्यों रो रही है। अफसार ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे धीरे उठकर साहिल के सिर पर हाथ रखा। उसकी आवाज भारी थी लेकिन उसमें कोई गुस्सा नहीं था। तो यह बच्चा साहिल तेरे खून का है। नायला ने सिर नीचे कर लिया, आंसुओं में सिर हिलाया। हाँ भाईजान, मेरा और मेरे अब के शौहर का। भाईजान, मेरा और मेरे अब के शौहर का। ये वही बच्चा है जिसे मैंने डर के मारे उस झोपड़ी में छोड़ दिया था और जिसे आपने 7 साल तक पाला, ऐसे जैसे वह आपका अपना बेटा हो। अफसार की आंखों से अब आंसू ढलक पड़े। उसने नायला की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, जो होना था वह हो गया बहन। अब जो बचा है वह है इस बच्चे का मुस्तकबिल और उसके लिए अब हमें मिलकर कुछ करना होगा। नायला की रुलाई रुक गई। उसका शौहर भी सिर नीचे की बैठा था, शायद शर्म, शायद अफसोस, शायद राहत। साहिल अब अफसार की गोद में था और चिक्की थोड़ी दूर बैठी थी। उसकी बूढ़ी आंखों से भी जैसे पानी बहने लगा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि इंसानों की यह उलझन आखिर कब सुलझेगी। नायला बहुत देर तक चुप बैठी रही। फिर जब उसकी सांसें थोड़ा काबू में आई तो उसने अफसार की तरफ देखा। वही निगाह जिसमें गम नहीं, एहसास था, जैसे कोई अपनी अमानत को सही हाथों में पाकर शुक्रिया अदा कर रहा हो। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, मगर आवाज में हौसला आ गया था। भाईजान, उसने कहा, मैं जानती हूं कि इस बच्चे पर तुमसे ज्यादा मेरा हक नहीं है। तुमने इसे पाला जब मैं इससे नाता तोड़ चुकी थी। तुमने इसे चलना सिखाया जब मैं इससे आंख चुराती रही। यह बच्चा अच्छा इंसान बन रहा है। मैं इसे तुमसे छीनने नहीं आई हूं, ना ही चाहती हूं कि यह किसी उलझन में पड़े। मैं बस इतना चाहती हूं कि जब भी मेरा दिल करे मैं आकर इसे देख सकूं, इसके सिर पर हाथ रख सकूं। जब कभी मेरा शौहर भी चाहे वह इसे गले से लगा सके। हम सिर्फ इस बच्चे से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, इसे तोड़ना नहीं। अफसार ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें अब नम थीं, होंठ हिले, मगर शब्द नहीं निकले। वो बस मिट्टी को अपनी अंगुलियों से सहलाता रहा, जैसे अपनी जिंदगी को छू रहा हो, और फिर जैसे किसी पुराने बरगद के पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वैसे ही उसकी आंखों से आंसू ढुलकने लगे। साहिल वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ा था, कुछ सहमा, कुछ जड़ा हुआ, कुछ बेजान सा। उसकी आंखें अब भी अवसार की तरफ थीं, मगर चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। अवसार जो उसकी दुनिया था, उसकी पनाह था, अब अचानक उसे कहा गया कि वह उसका सगा बाप नहीं है। यह बात किसी और के लिए एक सच हो सकती थी, मगर साहिल के लिए यह उसके वजूद पर सवाल थी। उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे हिल सी गई थी। अफसार ने धीरे से उठकर साहिल को पुकारा, बेटा आओ इधर। साहिल धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखें खाली थीं। जब वह अफसार के बिल्कुल पास आया तो अफसार ने अपने घुटनों पर बैठकर उसके चेहरे को हाथों में लिया और कहा, सुनो, एक बात समझो, चाहे जो भी हो, तुम मेरे बेटे हो। मैंने तुम्हें गोद में खिलाया है, तुम्हारे दूध में अपना पसीना मिलाया है, तुझे चलना सिखाया, गिरते वक्त थामा। मैंने कभी तुझे खून से नहीं, दिल से चाहा है। साहिल के होंठ कांपे, उसकी आंखें भीग गईं और फिर एक ही पल में वह अवसार से लिपट गया, जैसे कह रहा हो, तुम ही मेरे अब्बा हो और कोई नहीं। अफसार ने उसे सीने से लगाकर कुछ पल यूं ही रखा, फिर वो धीरे से बोला, साहिल बेटा, अब ये लोग भी असली अम्मी अब्बू हैं। जब ये आए तो कभी इनसे मुंह मत फेरना। इन्होंने गलती की थी, लेकिन अब शर्मिंदा है। साहिल ने सिर हिलाया, मगर अब भी अफसार से चिपका रहा। नायला की आंखों से अब रुलाई फूट पड़ी। उसका शौहर भी आंखें झुकाए बैठा रहा। उसकी शर्म और खामोशी उसका पछतावा बयान कर रही थी। फिर अफसार ने नायला की तरफ देखा, बहन, जब भी आना चाहो आ सकते हो। यह तुम्हारा बेटा है और मेरा भी। इस पर अब किसी एक का हक नहीं, तीनों का हक रहेगा। नायला ने नम आंखों से शुक्रिया कहा, फिर आगे बढ़ी और साहिल के सर पर हाथ रखा। वह कांप रही थी, मगर उस कांपती हथेली में मां की ताकत थी। थोड़ी देर बाद दोनों, नायला और उसका शौहर, उठे, चलने लगे। पीछे मुड़कर देखा, साहिल अब भी अफसार की गोद में था।
अवसार की आंखें अब बंद थीं, लेकिन चेहरा सुकून में था, जैसे किसी बहुत बड़ी लड़ाई के बाद उसे सुकून मिल गया हो। वह दोनों चले गए, लेकिन उनके पीछे एक गहरी खामोशी रह गई, और उस खामोशी में सिर्फ एक चीज गूंज रही थी। इस बात को 1 महीना बीत गया। एक दिन अवसार ने दूर से देखा, एक बड़ी भीड़ आ रही है। तकरीबन 90-100 लोग। सबके चेहरे पहचान में आ रहे थे। यह वही लोग थे, बांसनगर के लोग, वही जो 7 साल पहले उसे गांव से निकालकर बेइज्जती की धूल में लातों से कुचलाकर चले गए थे। वही जिनकी गालियों ने उसकी नींदें छीन ली थीं। वही जिनकी पंचायत ने बिना कुछ सुने उसे मुजरिम ठहरा दिया था। अफसार एक पल को खड़ा रह गया। कुछ समझ नहीं पाया। क्या फिर कोई तूफान आने वाला था? क्या अब उसकी मेहनत, उसकी झोपड़ी, उसका सब कुछ फिर से छीना जाएगा? लेकिन तभी उसने देखा उन चेहरों पर जो पहले गुस्से, घमंड और नफरत से भरे रहते थे, आज लटके हुए थे। आंखें जमीन पर थीं, होंठ कांप रहे थे और चाल में रफ्तार नहीं, शर्मिंदगी की थी। भीड़ उसके पास तक आ गई। सब चुप थे, और फिर उस भीड़ को चीरता हुआ एक बूढ़ा सामने आया। वसीम चाचा, वहीं जो उस दिन अवसार को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर अकेले थे। आज उनके पीछे पूरा गांव खड़ा था। उन्होंने अवसार के बिल्कुल सामने आकर कहा, बेटा अवसार, आज हम लोग शर्मिंदा हैं। हमने तुझ पर इल्जाम लगाया बिना सुने बिना समझे, और आज हमें मालूम हुआ कि उस दिन गलती किसकी थी। तेरी नहीं, हमारी थी। हमें पूरी सच्चाई नायला और उसके शौहर ने बताई है। उन्होंने किसी पंचायत का इंतजार नहीं किया, बस अपने दिल का बोझ उतारा और हम सब तक वह बात पहुंचाई जो हमें 7 साल पहले जाननी चाहिए थी। अफसार अब भी कुछ नहीं बोल पा रहा था, जैसे आंखों में पत्थर जमा हो गए हों और जुबान को ताले लग गए हों। तभी भीड़ के एक कोने से नायला और उसका शौहर बाहर निकले। वो सीधा अफसार के पास आए और नायला ने कहा, भाईजान, हमने सिर्फ आपको ही नहीं पूरे गांव को अंधेरे में रखा, लेकिन अब हमने सच कह दिया है और लोगों ने उस सच को सुन भी लिया है। गांव वाले अब जानते हैं कि गलती किसी जानवर ने नहीं, किसी मजबूरी की थी, और जो इंसान 7 साल से एक झूठ की सजा भुगत रहा था, वो सीधा साधा इंसान निकला। फिर गांव का सरपंच, वही जिसने अफसार को दोषी कहा था, सामने आया। अब वह पहले जैसा तेज और अकड़ा हुआ नहीं था। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें एकदम भीगी हुई थीं। उसने अफसार के पास आकर कहा, अफसार, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मैंने बिना जांचे फैसले दिए। मैंने इंसाफ तो नहीं, पर तेरा सब कुछ छीन लिया। आज मैं सबके सामने तुझसे माफी मांगता हूं और चाहता हूं कि तू फिर से गांव वापस लौट आए, इज्जत के साथ, और अपना घर वहीं दोबारा बसाए जहां तेरा दिल कभी धड़कता था। अब अफसार की आंखें भर आईं। उसके चेहरे पर वह मुस्कुराहट नहीं थी जो जीत की होती है, बल्कि वह सुकून था जो तब आता है जब इंसाफ लौटता है। साहिल ने जब इतने सारे लोगों को देखा तो वह अफसार की धोती के पल्लू से चिपक गया। वह भीड़ से घबरा गया था, लेकिन अफसार ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, घबरा मत बेटा, यह लोग अब दुश्मन नहीं, अपने हैं। कुछ देर बाद भीड़ के लोग एक एक करके आगे आए। किसी ने सिर हिलाया, किसी ने हाथ जोड़े। अफसार ने किसी को नहीं रोका, ना ही किसी से कोई सवाल किया। उसने सबके माथे पर वही जवाब रख दिया जो उसके दिल में था, माफ करना अच्छी बात होती है। उसी शाम अफसार ने साहिल, नायला और उसके शौहर के साथ वापसी का सफर शुरू किया। गांव की वही गलियां जो कभी उसे ताने देती थीं, अब फूल बिछा रही थीं। वही दरवाजे जो बंद हुए थे, अब चौड़े होकर खुले हुए थे। गांव का मैदान फिर से आबाद हो गया। मिट्टी की वही खुशबू, वही चौपाल, वही पीपल के नीचे बैठने वाली चारपाई, सब कुछ वैसा ही था। तो दोस्तों, इस तरह यह कहानी पूरी होती है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।